आउट ऑफ द बॉक्स में आज फिर से मेरे साथ है हमारे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे में। सर वेलकम। आज थैंक हमें सर से हम जानेंगे कि एंड्रॉइड और आईओएस मतलब एक बड़ा सवाल चलता है कि इनमें से कौन सा ज्यादा सिक्योर है। तो आप क्या कहेंगे, एंड्रॉइड ज्यादा सिक्योर है या फिर आईओएस? देखिए, एक स्टेटमेंट में हमेशा बोलता हूँ कि क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू। ओके क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। ओके आपके हाथ में एंड्रॉयड है या आईफोन है, इस बात का इतना फ़र्क नहीं पड़ता जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उन अटैक वेक्टर्स के लिए, क्योंकि जितने डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए, हर एक व्यक्ति के हाथ में आईफोन था। बिल्कुल। एवरेज लॉस 60 लाख का है। 6 महीने में 3,500 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ। तो ये वो लोग थे जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जिनको सारी चीज़ें पता भी हैं, आईक्यू भी अच्छा है, बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी प्रोफेशन में हो, और उनके पास डेफिनेटली सबसे अच्छे डिवाइसेस हैं। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। पहली चीज़, एक फ्रॉड होता है, इसको बोलते हैं एपीके फ्रॉड। उसमें क्या होता है कि एक फ़ाइल आपके फ़ोन में भेजी जाती है कि शादी का कार्ड है, वेडिंग डॉट APK, या आरटीओ का चालान है, या परिवहन की कोई एप्लीकेशन है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करने की ऐप है, और आप उसको क्लिक करते हैं और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। सो APK फाइल एक पैकेज फाइल होता है जो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए इंस्टॉलेबल फाइल है, जिससे वो फाइल एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है। पर वो APK फाइल आईफोन में इंस्टॉल नहीं होगी। ओके तो आप उस फ्रॉड से आईफोन में बच गए, बिल्कुल क्योंकि आईफोन में सीधे लिंक भेजकर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो वो प्रोविजन उन्होंने पुख्ता कर लिया है। लेकिन ये एक ही अटैक वेक्टर है। जो बाकी हैं, जैसे कॉल फॉरवर्डिंग फ्रॉड है, वो आईफोन में भी होगा, एंड्रॉयड पे भी होगा। कॉल मर्जिंग स्कैम इसमें भी होगा, उसमें भी होगा। वॉइस मेलिंग स्कैम इसमें भी होगा, उसमें भी होगा। QR कोड से रिलेटेड स्कैम्स इसमें भी हो सकते हैं, उसमें भी हो सकते हैं। या और भी जितने भी सोशल इंजीनियरिंग अटैक वेक्टर्स हैं, वो दोनों जगह चलेंगे। यदि वाईफाई इंटरसेप्ट हो गया तो नुकसान इसमें भी उतना ही है, उसमें भी उतना ही है। ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि डिवाइस अलग होने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर यदि आप सचेत हैं और आप कॉन्शियस हैं, तो फिर डिवाइस कितना भी ओपन हो, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सो आप के लिए एंटीवायरस यहाँ ज़रूरत है, एंटीवायरस डिवाइस में ज़रूरत नहीं है। फाइन। सर जैसे आपने कहा कि कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम हो गया या फिर मर्जिंग स्कैम हो गया प्लस एपीके के थ्रू जो हो गया, इनमें से कुछ एग्जांपल्स आप देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि कैसे ये स्कैम्स होते हैं और कैसे बचेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी स्कैम करने के लिए उसको आपका OTP चाहिए। ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें OTP चुराने के 12 तरीके हमने डिस्कस किए। 12 तरीके OTP चुराने के मैंने सीखे कहाँ से? बच्चों से। ओके ये किसी सिक्योरिटी एक्सपर्ट स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट ने मुझे नहीं बताए, या किसी किताब में नहीं है। जब मैं सरकारी स्कूल में जाता हूँ और बच्चों से पूछता हूँ आप में से किसी ने कुछ हैक किया है, तो आमतौर पर वो बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं। 25-30% बच्चे, किया है साहब। क्या हैक किया साहब? वाईफाई हैक किया। कैसे हैक किया सर? वो एक ऐप आती है WPS कनेक्ट, उससे हैक हो जाता है। अच्छा, और कौन कौन सी ऐप है? तो मुझे ऐप्स बताते रहते हैं, मैं टेस्ट करता हूँ कौन कौन सी चल रही है, कौन कौन सी अब नहीं चल रही है। और क्या हैक किया सर? जीमेल। कैसे हैक किया? OTP उड़ा लिया। OTP कैसे उड़ा लिया सर? वो कॉल मर्जिंग टेक्निक, कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक, सब उन्होंने मुझे बताई। अब ये टेक्निक चूंकि नॉन टेक्निकल टेक्निक है, तो कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। और एक बार आपका OTP गया तो आपके पैसे भी निकल सकते हैं। आपकी व्हाट्सएप हैकिंग से लेकर कुछ भी हैक हो सकता है, सोशल मीडिया हैक हो सकता है। तो ये रिस्क सिर्फ OTP तक ही है ना। तो जो फ्रॉड है या जो हैकिंग टेक्निक्स हैं, वो घूम फिर के OTP थेफ्ट पर आ जाते हैं। लेकिन जो और सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड है, उसमें OTP के बियॉन्ड भी चीज़ें आपसे कराई जाएंगी। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में एक व्यक्ति आएगा, ठीक है। दोस्ती करेगा, लिंक्डइन पे आएगा, प्रोमिनेंट होगा, प्रोफाइल उसका स्ट्रांग होगा। फिर वो 10-15 दिन के बाद आपको किसी और से दोस्ती करा देगा, फिर तीसरे से करा देगा, फिर चौथे से करा देगा। हो सकता है 2-3 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी में 7-8 लोग आ जाए। पहला वाला व्यक्ति आप भूल चुके होंगे, नए व्यक्ति और क्लोज आ जाएंगे। फिर एक दिन आपसे गलती कराई जाएगी और उस गलती से आपका पूरा पैसा निकल जाएगा। जब आप पुनर्वलोकन करेंगे कि मेरे संग क्या हुआ, तो आप चौंक जाएंगे कि सारे व्यक्ति एक ही थे, ये 6-7 थे ही नहीं, और ये जानबूझ के एक दुनिया आपके अराउंड बनाई गई। तो इसमें आपके हाथ में कौन सा फ़ोन था उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से कन्विंस्ड हो गए वो काम करने के लिए। फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो जिसमें लोग पैसा लगाते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया दोस्ती वाले जो फ्रॉड होते हैं, मैट्रिमोनियल फ्रॉड होते हैं, डेटिंग ऐप्स फ्रॉड होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ भरोसा जीत कर लोगों से गलतियाँ कराई जाती हैं।
लेकिन जो ट्रिक्स हैं एक दो मैं बता दूं, जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपको अचानक एक नंबर से मैसेज आता है आपके बॉस का नाम लेकर कि ये मेरा नया नंबर है और ये सेव कर लो, एंड आपको पता है कि आपके बॉस ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर हैं और लंदन से मैसेज आ रहा है, तो हो सकता है कि उनका हो, बिल्कुल। आप सेव कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है आपके दोस्तों का मैसेज आता है कि दिस इज़ माय न्यू नंबर प्लीज़ सेव इट, इंडियन नंबर भी होगा, आप सेव कर लेते हैं, आप पूछते थोड़े ना कि तेरा नया नंबर है, सेव कर लिया। उस दिन कुछ नहीं होगा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद अचानक उस नंबर से एक मैसेज आएगा कि यार मैं थोड़ा मुसीबत में हूँ और मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल में हूँ, अर्जेंट मुझे पे करना है, ज़रा एक काम करो, इस अकाउंट में इतना यूपीआई कर दो, मैं शाम तक देता हूँ। अब आपको डाउट नहीं होगा क्योंकि वो नंबर आपने खुद सेव किया हुआ है, उस सेव नंबर से मैसेज आ रहा, अननोन नंबर नहीं है, और आप भूल चुके हो कि 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले ऐसा कोई मैसेज आया था जिसकी वजह से आपने सेव कर लिया था और उस दिन वो पैसा आप दे दो। तो आप ये ध्यान रखिए कि गलती उस दिन नहीं होगी जिस दिन आप गलती कर रहे हैं, गलती उसके पहले हो चुकी होगी। और ये और पावरफुल हो जाता है विद एआई, क्योंकि सिस्टमेटिक लोग आपसे बात करते रहें, आपको इम्प्रेस करते रहें, और सामने वाला एक्चुअली कोई इंसान ही नहीं है, वो एक एआई है, और आप इसलिए इम्प्रेस्ड होंगे क्योंकि उसका आईक्यू भी अच्छा है, हर चीज़ का सही जवाब भी देगा वो, और आपको इम्प्रेस कर सकता है। फाइन सर, आपने ये तो बताया कि ये नॉन टेक्निकल तरीके से हो जाता है, बट अगर टेक्निकली हम बात करें तो एंड्रॉयड और iOS में क्या फ़र्क होता है, और टेक्निकली आप एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप किसको स्ट्रॉन्ग मानेंगे? देखिए, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इसका ओपन सोर्स का मतलब है कि कम्युनिटी बिल्ड कर रही है उसको, पर गूगल उसको ओन करता है, उसको गूगल ड्राइव करता है अधिकतर चीज़ें उसकी। पर बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, फ़ोन हैं जो उस पर बनते हैं, जो कस्टमाइज़ कर लेते हैं उसको, मतलब ज़रूरी नहीं कि गूगल वाला वर्जन ही सबके जी बिल्कुल फ़ोन में हो, अपने हिसाब से उसको सर, कर्टेल अपना करके भी UI इस्तेमाल करते हैं। आईफ़ोन के संग ऐसा नहीं है, आईफ़ोन प्रोप्राइटरी है, वो पूरा कंट्रोल रखता है। यदि आईफ़ोन के अंदर कोई एप्लीकेशन आपने डेवलप करनी है तो वो साइंड होनी चाहिए आईफ़ोन से, और तभी वो उसमें इंस्टॉल होगी, तो उसका कंट्रोल है, और उस वजह से वो सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग दे पाता है। एंड्रॉयड में इतने वेरिएशन ऑफ ओएस चल रहे हैं, किस में कौन सी वल्नरेबिलिटी है वो फिक्स हुई नहीं हुई उस डिवाइस में। जैसे हम कहते हैं चाइनीज़ ऐप वल्नरेबल है, चाइनीज़ फ़ोन वल्नरेबल है, क्यों? क्योंकि वो अलग अलग लेवल ऑफ एंड्रॉयड ओएस यूज़ कर रहे हैं और उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है जो फिक्स हो गई थी पर उन्होंने अपडेट नहीं की, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये रिस्क एंड्रॉयड के संग हमेशा रहेंगे, जो आईफोन के संग नहीं। फाइन सर, लेकिन आईफोन के साथ पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर्स भी है, मतलब एक आया था पेगासस जो अभी भी चलता है कि मान लीजिए एनएसए का, इसराइल का, कि मिस कॉल के थ्रू वो फ़ोन ही हैक हो जाता है। तो ये तो आई थिंक एंड्रॉयड के लिए ही था, ये आपने बताया था कि आईफोन भी चलता पहले आईफोन के लिए बना था ये, ओके। पहले उन्होंने लगा कि आईफोन लोगों के लिए ही बनाना ठीक रहेगा, फिर उन्होंने कहा गरीबों को भी लूटते हैं तो आईफोन पूरा का पूरा हैक होता था, और एक मिस कॉल आती थी व्हाट्सएप पे मिस कॉल आएगा और पूरा आईफोन गया आपका, मतलब सामने वाला आपके मैसेज भी देख लेगा, कॉल भी सुन लेगा व्हाट्सएप के, और फ़ोन का तो डेटा ले ही लेगा, तो कुछ भी कर सकता है, फ़ोन में कुछ इंस्टॉल भी कर सकता है। तो इस हद तक हैक हो जाता है पेगासस के थ्रू। पेगासस आज भी है, जो कंपनी है उसका नाम है एनएस ऑर्गेनाइजेशन इसराइल की, वो आज भी पेगासस बेचती है। पर पेगासस आपके फ़ोन में आएगा क्या, वो अटैक वेक्टर बदलते रहते हैं। Okay. वो कभी आई मैसेज के थ्रू आया, कभी कोई दूसरी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई, कभी व्हाट्सएप के थ्रू आया। तो आपके फ़ोन में अमूमन 25-30 एप्लीकेशंस होती हैं। बिल्कुल। फ़ोन आपका आईफोन है या एंड्रॉयड है, सिक्योर है, सब कुछ है, लेकिन वो एप्लीकेशन वल्नरेबल हो सकती हैं, कमज़ोर हो सकती हैं, और उसकी वजह से आपके फ़ोन में कुछ इंस्टॉल हो सकता है। तो ये रिस्क हमेशा बना रहता है। अब आपको व्हाट्सएप कैसे दिया गया था? मोस्ट सिक्योर, Secure. एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, कोई स्टूप नहीं कर सकता, इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। आईफोन आपको कैसे दिया गया? मोस्ट सिक्योर, एलीट फ़ोन है, एक्स्ट्रा पेमेंट भी देना पड़ेगा, कोई इसको क्रैक नहीं कर सकता, हाईली इंक्रिप्टेड। अरे भाई ये भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है, इस पर मिस कॉल आता है और ये पूरा हैक हो जाता है, तो फिर बिल्कुल कैसे भरोसा किस पे किया जाए? तो ये खतरे हमेशा बने होते हैं कि ज़ीरो डेज एक्सप्लॉइट जिसको हम बोलते हैं। ज़ीरो डेज का मतलब है कि ऐसे वल्नरेबिलिटीज़ जो अभी तक फिक्स ही नहीं हुई, जो अभी तक पता ही नहीं किसी को कि ये भी है, और क्रिमिनल उसका इस्तेमाल करके आपके फ़ोन हैक करते रहते हैं। सो जो एनएस ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़ीरो डेज एक्सप्लॉइट पर काम करती है।
ओके, तो सर ये मतलब लिटरली 0 डेज पे काम करते हैं या फिर कुछ अंदर की सेटिंग भी होती है जिसके थ्रू ये सब चीज़ें हो जाती हैं? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। देखिए वही है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ओपनली मार्केट में नहीं आती। जैसे कि एक ऐप थी एनोनिमस, एनम ऐप थी, ANOM। ठीक। वो डार्क वेब पे पॉपुलर हुई, पूरी दुनिया में हर एक क्रिमिनल उसको इस्तेमाल करने लगा। लोगों को कहा गया कि ये सबसे ज़्यादा सिक्योर है, मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी, कोई गवर्नमेंट इसको स्टूप नहीं कर सकती, इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, एनोनिमस है। सारे लोग एनम पे आ जाओ, एनम पे बात करते हैं, सब एनम पे आ गए। फिर FBI ने 8 कंट्रीज़ में रेड डाली और $multi-million के एसेट कॉन्फिस्केट किए। लग्जरी कार्स, घड़ी, ड्रग्स, गन्स, बिटकॉइंस, गोल्ड, सिल्वर, रिसोर्ट, सब कुछ कॉन्फिस्केट। पता क्यों? क्योंकि एनम ऐप FBI ने बनाई थी। बताइए। उनको एक बंदा मिला डार्क वेब पे, उसको उन्होंने कूटा, उससे कहा कि गेम को बड़ा बनाते हैं, तुम ये ऐप है इसको प्रमोट करो, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी थी। जब सब लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो हम धप्पा कर देंगे। पॉइंट ये है कि आपको कैसे पता कि आपके फ़ोन में जो 25 एप्लीकेशन हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, एंड विच इज़ ट्रू फॉर एनी ऐप, एनी ऐप। सर व्हाट्सएप की आपने बात की कि व्हाट्सएप की, बल्कि टेलीग्राम भी बड़ा पॉपुलर है आजकल, क्या हमेशा से पॉपुलर रहा है और बहुत लोग यूज़ करते हैं। आई थिंक सारा इलीगल जो काम हो रहा है वो टेलीग्राम के थ्रू इतने सारे चलते हैं। इवन जो इन्वेस्टमेंट ऐप्स जितनी भी आ रही हैं वो हैकिंग जो स्कैम वाली आ रही हैं वो सब टेलीग्राम पे होता है। तो टेलीग्राम पे इन सब चीज़ों से कैसे बचें? टेलीग्राम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो बचे रहें। ओके। जो वो खुरापात कर रहे हैं वो कर पाएँ बेसिकली। आप देखिए टेलीग्राम पे आप चैट नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं करता हर कोई आदमी टेलीग्राम रखे है फ़ोन में, बट हार्डली वो चैट वैट के लिए इस्तेमाल कर रहा हुआ नहीं करते। पर टेलीग्राम ऐप में है क्यों? फ़ोन में क्यों इंस्टॉल कर रखी है? क्योंकि टेलीग्राम इलीगल कंटेंट का हब है। एक तो वो लिमिट नहीं है उसमें कि कितना भी स्टोरेज कर सकते हो, तो लोग उसमें डंप करते रहते हैं हर एक कंटेंट को, तो डंपिंग यार्ड है। फिर वो डंपिंग यार्ड के बेस पर उसने अपनी रिपोजिटरी क्रिएट कर दी। तो आज की डेट में आप टेलीग्राम पे ढूंढिए 3 इडियट फिल्म, हाई क्वालिटी HD क्वालिटी तो मिल जाएगी। आप किसी भी कंटेंट, बुक्स, वीडियोस, सब कुछ मिलता है उसमें। सो वो एक पर्पज़ है, एक मोटिवेशन है। टेलीग्राम में इलीगल बिटकॉइंस बिक रहे हैं, ड्रग्स बिकती हैं, और जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, हर चीज़ टेलीग्राम पे हो रही है, क्योंकि टेलीग्राम भी एनोनिमिटी दे देता है कुछ हद तक। पर आज भाई कमाल क्या बताऊं कि जब व्हाट्सएप पे सवाल खड़े होने शुरू हुए 2019 में पेगासस की वजह से, तो लोगों को लगा कि टेलीग्राम और सिग्नल पे मूव कर जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत पॉपुलर सिग्नल भी सबके फ़ोन में आ गया था। सबके फ़ोन में सिग्नल आ गया, टेलीग्राम आ गया। आज भी मुझे बहुत सारे जर्नलिस्ट बोलते हैं कि सिग्नल पे आ जाओ, सिग्नल पे बात करते हैं। किसी ने गूगल करके नहीं देखा कि सिग्नल बनाया किसने। बिल्कुल। सिग्नल उसी ने बनाया जिसने व्हाट्सएप बनाया। ब्रायन एक्टन ने बनाया। तो आप इस पे नहीं करोगे, उस पर भरोसा करोगे, और उस पर ऐसे करोगे उस पर आ जाओ, मतलब कुछ नया बता रहा हूँ तो कर लो। तो अल्टीमेटली जो कंक्लूड करता है कि चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो सिग्नल हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस आपने किसी ऐप पर नहीं करना है। ओके। क्योंकि सबके पीछे गेम कुछ और है, ये तो तय। तो सर ये गेम कुछ और है, इसका मकसद क्या होता है कि क्या सिर्फ इसलिए दे दिए जाते हैं कि बंदा कहाँ तक जाता है उसको देख लिया जाए? फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप पे ये सब चीज़ नहीं हो सकती, वो टेलीग्राम पे जाएगा, और टेलीग्राम का जो आप बता रहे मकसद वही है, फिर वहाँ से उसको ढूंढा जा सके कि अगर वो ऐसे लीगल काम कर रहा है तो पकड़ा जा सके, क्या यही या फिर कुछ और बिगर पर्पस भी है? नहीं, वो बिगर पर्पस है, ये पकड़ने वाला पर्पस नहीं है, कंट्रोल करने वाला पर्पस, कि वी कैन एक्चुअली कंट्रोल यू ओके। विदाउट योर अवेयरनेस, बिकॉज वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और आप इस दुनिया में सबसे महंगी चीज पता क्या है? सर डेटा, फ्रीडम। फ्रीडम। ओके। और हम सब गुलाम हो चुके हैं, और हमें पता भी नहीं है। कमाल की बात यह है कि हम ये रियलाइज भी नहीं करते, और इस तरीके से कोई आप वो कंट्रोल कर ले कि आपको पता भी ना पड़े, तो और क्या चाहिए फिर? बिल्कुल। तो ना तो iOS सिक्योर है और ना ही आपका एंड्रॉयड सिक्योर है। कहने को दोनों भी सिक्योर हो सकते हैं अगर आप सिक्योर हैं, आप चीज़ें सही जगह से डाउनलोड करें, प्लस आपको ये पता है कि आपकी जितनी ऐप्स हैं वो आपका डेटा ले सकती हैं, प्लस वहाँ के थ्रू आपके साथ जो भी स्कैम वगैरह हो सकता है वो हो सकता है। तो सर ये रोब्लॉक्स गेम
क्या है और किस तरीके से इससे लोगों को अवेयर रहना चाहिए, बच्चों को अवेयर रहना चाहिए? मतलब ये गेम बच्चों में भी, इवन एडल्ट्स में भी बहुत पॉपुलर चल रहा है आजकल, और इस गेम की वजह से एक तो एडिक्शन बच्चों में हो रही है, दूसरा डिप्रेशन की दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं, तीसरी एक चीज़ और है कि स्कैम्स भी बहुत सारे हो रहे हैं इसके चक्कर में फँस के। डायरेक्ट गेम स्कैम नहीं कर रहे, लेकिन इसके चक्कर में स्कैम्स हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो रोब्लॉक्स एक गेमिंग इंजन है, इस पर कई तरह के गेम बन जाते हैं, और रोब्लॉक्स के ऊपर ही जो मार्क जुकरबर्ग है वो मेटावर्स डिज़ाइन कर रहा है। ओके, जो ये वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पर आप हर उस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो जो रियल वर्ल्ड में करते हो, वो आप मेटावर्स में करेंगे। तो उसका जो फाउंडेशन है वो भी रोब्लॉक्स है। इट्स वेरी पावरफुल फाउंडेशन, एंड इसके ऊपर कई तरह के गेम हैं जो बच्चे खेलते हैं। इसके अंदर एक करेंसी भी है जो रोबक्स करेंसी कहलाई जाती है। तो जब भी आपको अंदर कोई अवतार खरीदना है या कोई गैजेट खरीदना है या कोई भी एक्सपीरियंस जोन एंटर करना है, तो आपको रोबक्स के थ्रू पैसे देने पड़ते हैं, और रोबक्स करेंसी आप रियल करेंसी से खरीदते हो, तो ये दूसरा बड़ा रिस्क हो जाता है। अब आपने देखा होगा कभी पबजी जिसने खेला है, तो उसमें जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपको लड़ाई जारी रखने के लिए, पबजी इज़ अ वॉर गेम, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, एक लेवल पर पहुंच जाते हो तो आगे जाने के लिए आपको मिसाइल चाहिए, गन्स चाहिए, टैंक्स चाहिए, तो खरीदने पड़ेंगे वो। उनको खरीदने के लिए जो करेंसी है वो होती है बैटल पॉइंट्स। बैटल पॉइंट आप रियल करेंसी से खरीदते हो, रुपीज़ से या डॉलर से या यूरो से। तो बच्चे माँ बाप के पास जाते हैं कि हमें बैटल पॉइंट खरीदवा दीजिए, माँ बाप झड़क देते हैं, भागो यहाँ से, तो वो चाकू मार देते हैं, वो क्रेडिट कार्ड चुरा लेते हैं, वो डेबिट कार्ड ले लेते हैं। फिर पेपर में खबर छपती है कि पबजी के चक्कर में मर्डर हुआ। पर आपने कोर कारण जाना क्या है बताइए। कि किसी भी गेम में ऐसा कोई प्रोविज़न क्यों होना चाहिए कि आप रियल करेंसी उसमें इस्तेमाल कर सकें? ठीक, भाई गेम ही तो है वो। बिल्कुल। आपने उसका रिस्क इसलिए बढ़ाया है क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें रियल करेंसी इस्तेमाल हो सकती है। ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो सबसे पहले तो ऐसे किसी भी गेम को अलाउ ही नहीं होना चाहिए, एंड रोब्लॉक्स इज़ वन ऑफ देम। बाकी जो गेम है सब में करेंसीज अंदर इन्वॉल्व हुई हैं। सो गेमिंग करेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट ना सिर्फ फ्रॉडस्टर्स के लिए है, बट बच्चों के लिए भी खतरा है, क्योंकि वो उस एज में पैसे को लेकर गलतियां कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगी भर लाइफ में पड़ेगा। सो एक तो ये, दूसरा हर एक ऐसे गेम के अंदर चैट फैसिलिटी, रोब्लॉक्स के अंदर भी है, फोर्टनाइट के अंदर भी है, जितने और दूसरे गेम हैं, उस चैट फैसिलिटी का रिस्क ये है कि आप अपने बच्चे को अननोन लोगों से बात नहीं करने देंगे 2 मिनट रोड पर उसी के हाथ में आपने फ़ोन दे दिया है जिसको लेकर वो लाखों लोगों के सामने एक्सपोज्ड है, उसमें बहुत सारे क्रिमिनल भी हैं। तो ऐसा कोई भी गेम क्यों होना चाहिए कि बच्चे किसी अननोन आदमी से चैट कर सकें? वाई? यदि वो रिस्क है तो रिस्क है, तो पहले तो गेम में वो ब्लॉक करना होना चाहिए। हालांकि वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ हैं कि आप चैटिंग फैसिलिटीज़ बंद कर सकते हो, लेकिन माँ बाप को पता नहीं होता, बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं और वो हमेशा इनेबल ही होती है। तो करेंसी होना, चैट फैसिलिटी होना, और तीसरा जो सबसे बड़ा है इमर्सिव एक्सपीरियंस होना। एक कई सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो बड़े ऑब्सीन भी होते हैं, जो वल्गर भी होते हैं, कि आप बहुत सारे ऐसे गेम्स आए, भी कोरियन गेम था जैसे, जिसमें आप पार्टनर डिसाइड करते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, एंड देन वो आपको टास्क देता है, फिर उसको इम्प्रेस करते हो, आप वो टास्क कंप्लीट करते हो कि उसको इम्प्रेस करना है। फॉर ए किड हु इज़ 9 years old, 8 years old, उसके सामने ऐसे गेम नहीं होना चाहिए, जिसका कंसिक्वेंसेस आपने देखा भी कि गाजियाबाद में जो हुआ, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स गेम का ही है। सो जितने भी इस तरह के गेम हैं, मेरे ख्याल से वो एक तरीके से हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और माँ बाप को पता होना चाहिए कि इस गेम का इम्पैक्ट क्या है। एंड ऑल्सो बहुत सारे चैट एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे डिस्कॉर्ड है, जैसे स्नैपचैट है। सारे बच्चे डिस्कॉर्ड पर हैं, क्यों? ऐसी कौन सी चैट है जो व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती है, डिस्कॉर्ड पे हो सकती है, या स्नैपचैट पे हो सकती है? डिस्कॉर्ड पर इसलिए है क्योंकि डिस्कॉर्ड एनोनिमिटी देता है, ना आपका मोबाइल नंबर उससे लिंक्ड है, ना ईमेल आईडी लिंक्ड है, तो आप छिप गए। उसके बाद सारे क्रिमिनल डिस्कॉर्ड पे आ जाते हैं, हर तरह के इलीगल काम डिस्कॉर्ड पे होने लगते हैं, गेमिंग सर्वर सेटअप हो जाते हैं, करेंसीज बिकना शुरू हो जाती हैं, पायरेटेड कंटेंट आना शुरू हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अभी तक तो आप गेमर से चैट कर रहे थे, अब आप सीधे सीधे क्रिमिनल से चैट कर रहे हो, आपने फैसिलिटी दे दी उसको। दूसरा, स्नैपचैट के बारे में जैसे मैं आगाह करता हूँ लोगों की, स्नैपचैट में फैसिलिटी क्या है कि आपने मैसेज किया, सामने वाले ने देखा और डिलीट हो गया। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि सामने वाला मैसेज देखे और वो डिलीट हो जाए? बिल्कुल। क्योंकि आपको एक फ्रीडम मिलती है
और फ्रीडम किस चीज़ की, कि मैं कुछ भी कह दूंगा, वो तो डिलीट ही हो जाना। मैं लिखा आई लव यू, आपने पढ़ा, डिलीट हो गया। मैंने आपको गाली दे दी, आपका दिमाग ख़राब हो गया, डिलीट हो गया। मैंने आपको कोई वल्गर जोक भेज दिया। अब आप गौर से देखेंगे कि स्नैपचैट पर जो टीनेज बच्चे चैट कर रहे हैं वो बहुत एग्रेसिव है, बहुत ऑब्सीन है, बहुत बल्गर है। जो जेंजी, जो एक डायलेक्ट आ गया है जिसकी भाषा में बात करते हैं, फास्ट है, एग्रेसिव है, वल्गर भी है, गाली गलौज है। कई सारे तो कॉमेडी शोज चल रहे हैं जो वल्गर है। सवाल यह है कि वो जेंजी उस हद तक वहाँ गया क्यों? क्योंकि आपने उसको ऐसे टूल्स दे दिए विच गिव्स देम एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ फ्रीडम विच इज नॉट गुड एट दैट एज। सर कोई केस अगर ऐसा आया हो आपके पास कि जिसमें स्पेसिफिकली गेमिंग से रिलेटेड आपने कोई सॉल्व किया हो, जिसमें कुछ हैकिंग वैकिंग भी हो, वो प्लीज़ बताएं। देखिए अभी 70% केसेस ऐसे ही हैं जहाँ पर लोग मेरे पास आते हैं कि साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं और मेरे पैसे निकल गए। मैं तो बिल्कुल कॉन्शियस हूँ, मैं तो कोई लिंक क्लिक नहीं करता, मैं तो QR कोड स्कैन नहीं करता, मैं तो ऐप भी इंस्टॉल नहीं करता, मेरे पैसे निकल गए और मुझे कोई OTP भी नहीं आया, मुझे कोई अलर्ट भी नहीं आया। फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो 60-70% टाइम पता पड़ता है कि इन्होंने नहीं किया है, बच्चे ने किया है और उनको खबर ही नहीं है। तो आप जब फ़ोन शेयर कर रहे हैं किसी बच्चे के संग, वो 5 मिनट में 5 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता है, उसमें से कौन सी एप्लीकेशन ऐसी है जो आपके OTP उठा के बाहर भेज देगी, आपको नहीं पता। और ये रिस्क रहेगा हमेशा, क्योंकि यू आर नॉट वेरीफाइंग एवरी ऐप विच यू आर इंस्टॉलिंग। एक केस आया मेरे पास जिसमें एक जर्नलिस्ट ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि साहब मिस्ड कॉल से 75 लाख रुपए निकल गए किसी के। मैंने कहा मिस्ड कॉल से पैसे कैसे निकल सकते हैं? बोले नहीं साहब निकले हैं, और वो उसके पास कोई अलर्ट नहीं आया, कोई OTP नहीं आया, पर उसको मिस कॉल है कुछ। तो मैंने कहा कि यदि मिस कॉल से पैसे निकलेंगे तो फिर मेरे भी निकल जाएंगे, मैं कैसे रोक लूँगा? बिल्कुल। बोले तो फिर आइए डिफेंड कीजिए टीवी पर। तो मैंने टीवी पर सुबह से शाम तक डिफेंड किया कि नहीं मिस कॉल से नहीं निकले होंगे, एंड दिस पर्सन इज शोइंग हिज फोन, ना मुझे OTP आया ना अलर्ट आया। इवेंचुअली केस दिल्ली पुलिस के पास आया, आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो मैंने देखा कि इनके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन है क्या जो OTP पढ़ती है और बाहर भेज देती है। किनके फ़ोन में? जो विक्टिम था, अच्छा, जो विक्टिम है, ओके। उसके फ़ोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन रही हो जो OTP पढ़ती हो, जिसको OTP का एक्सेस हो, और वो बाहर भेजती हो और डिलीट कर देती हो। तो आप अपने फ़ोन में जाके चेक कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएं, प्राइवेसी परमिशन मैनेजर, वहाँ पे आपको कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS के ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि आप SMS पे क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन दिख जाएंगी जो हर एक OTP पढ़ते हैं। अब ये रिस्क है, आपके फ़ोन में भी आप इस ऑप्शन से जाएंगे तो पता पड़ेगा कि 12-15 एप्लीकेशन हैं जो आपका हर एक SMS पढ़ रही हैं, जबकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अब यदि हर एक SMS पढ़ रही है तो हर एक OTP उनके पास जा रहा है, ट्रांजेक्शन अलर्ट जा रहा है, कैश विड्रॉल के अलर्ट जा रहे हैं, परचेज हिस्ट्री जा रही है, एंट्री एग्जिट जा रहा है किसी बिल्डिंग का, सब कुछ उनको पता है, क्योंकि OTP या अलर्ट तो आता ही है आपको। क्यों देना है सबको? तो अभी आपके फ़ोन में एक तीसरा ऑप्शन आता है। पहले आता था अलाउ, डोंट अलाउ, अब एक तीसरा ऑप्शन आता है अलाउ ओनली व्हेन इन यूज़, कि भाई इस चीज़ का एक्सेस तभी देना जब एप्लीकेशन का इस्तेमाल हो रहा हो। तो अलाउ ओनली व्हेन इन यूज़ सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन ये है कि डोंट अलाउ रखो। ठीक है, जब आपको उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना हो तब अलाउ कर देना और फिर इस्तेमाल करके बंद कर देना। ठीक, वो बेटर है, क्योंकि अलाउ ओनली व्हेन इन यूज़ का भी रिस्क है कि कई सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलती रहती है और आपको नहीं पता, क्योंकि आप कभी किल तो करते नहीं, तो वो रिस्क है कि वो उसको एक्सेस मिल जाएगा और वो पढ़ लेगा। तो पहली चीज़ ये कि उनके फ़ोन में जब हमने चेक किया तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी जिसको SMS का एक्सेस हो। तो लगा यार फिर तो मिस कॉल से पैसे गए होंगे। तो इतने में जो DCP साहब थे उन्होंने मेरे से कहा कि अमित, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस आफ्टर 5 days। ओके, ऐसा भी तो हो सकता है कोई एप्लीकेशन रही हो और फिर डिलीट हो गई हो, बिल्कुल सर। क्योंकि इंसिडेंट जब हुआ है तब रही होगी कोई एप्लीकेशन, अब नहीं दिख रही। तो मैं आपके फ़ोन के पिछले 20 साल के एप्लीकेशन का रिकॉर्ड देख सकता हूँ कि कब आपने कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, कब अनइंस्टॉल की। कैसे सर? उसमें एक फीचर है गूगल डैशबोर्ड में जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, और इन्वेस्टिगेटर्स इस्तेमाल करते हैं उसको। तो मैंने उनके फ़ोन में देखा कि कब पिछले 20 साल में कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई, कब अनइंस्टॉल हुई। कमाल की बात है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में नहीं होती। ओके, क्योंकि फ़ोन तो आप हर 2 साल में बदलते रहते हो। बिल्कुल। तो डिस्पाइट ऑफ दैट यू हैव बीन चेंजिंग योर फोन एवरी नाउ एंड देन, दिस इन्फॉर्मेशन विल नॉट गो एनीवेयर। दिस इज इन क्लाउड, दिस इज विद गूगल, ओके, उसके पास है। तो हमने जब इन्फॉर्मेशन चेक की तो पता पड़ा कि वो थर्सडे को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी और संडे को अनइंस्टॉल हुई। ये एक वीडियो एडिटिंग ऐप थी, इसको SMS का एक्सेस था। तो लगा इसी से OTP गए होंगे, क्योंकि इसने OTP पढ़ती थी एप्लीकेशन। पर ये एप्लीकेशन रिमोटली इंस्टॉल नहीं हो सकती, बिल्कुल सर। ये फिजिकली ही इंस्टॉल हो सकती है। तो किसी के पास फिजिकली फ़ोन का एक्सेस होना ही चाहिए। तो फिर हमने इनकी लोकेशन देखी दोनों समय की, जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तब भाई साहब कहाँ थे, जब
अनइंस्टॉल हुई तब भाई साहब कहाँ थे? दोनों समय भाई साहब घर में ही थे। ओके। तो फिर घर में किसने किया? घर में चेक किया तो 3 ही लोग हैं, वाइफ है और 2 बच्चे हैं। तो पहला डाउट वाइफ पे गया, पर वाइफ से पूछे कौन? बिल्कुल। तो एक ट्रिक है बिना किसी से पूछे आप पता कर सकते हैं कि उसने आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल की है या नहीं की है। ओके। आप एक गलती हमेशा करते हैं कि आपके फ़ोन को तो आप बायोमेट्रिक एक्सेस होगा, पिन से खुलेगा, पैटर्न से खुलेगा और फेस से खुलेगा, पर उसके अंदर जो ईमेल है वो आपके लैपटॉप में भी लॉग्ड इन होगा, वो आपके टैबलेट में भी लॉग्ड सर इन होता है होगा, बिल्कुल। वो आपके शेयर्ड फ़ोन में भी लॉग्ड इन होगा जो ड्रॉर में पड़ा और आप याद ही नहीं आपको ऑफिस के फ़ोन तक में लग चलता रहेगा। अब वो जो दूसरा जीमेल है उसका एक्सेस मुझे 10 सेकंड के लिए मिल जाए तो मैं आपकी ज़िंदगी में कलह क्रिएट कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका डैशबोर्ड एक्सेस कर सकता हूँ, तो आपकी पिछले 20 साल की लोकेशंस, आपके ईमेल्स तो पढ़ ही लूँगा, चैट, आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़, हेल्थ रिकॉर्ड्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड सारे मिल जाएंगे, बैकअप सारे मिल जाएंगे। सो मेनी डिटेल्स आई कैन एक्सेस ईजिली इफ़ योर Gmail is logged in. I can also see your every second of activities of your phone. क्या आप अपने फ़ोन पर कर क्या रहे थे? इज रिस्क। तो उनकी वाइफ के जो फ़ोन का जीमेल था उनके घर के लैपटॉप पे लॉग्ड इन था। हमने सिर्फ ये देखा myactivity.google.com, यदि आप टाइप करोगे और सेम जीमेल आपके ब्राउज़र में लॉग्ड इन है तो मैं उनकी वाइफ के 20 साल की एक्टिविटीज़ देख सकता हूँ। जब चेक किया तो पता पड़ा कि उनकी वाइफ तो जब हस्बैंड के फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तब उनकी वाइफ OTT पे कुछ देख रही थी। ओके। और जब अनइंस्टॉल हुई तब तो वो घर में नहीं थी, घर से बाहर थी। तो वाइफ ने तो नहीं किया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन एक ही व्यक्ति ने किया होगा। तो दूसरा डाउट बच्चे पे गया। बच्चे, अब दो बच्चे थे, 14 साल का और 10 साल का, तो उनको इंटरोगेट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा घर की सारी डिवाइसेस ले आइए, वी विल इन्वेस्टिगेट एंड विल सी सम पैटर्न, इफ कुछ भी सस्पिशियस है तो एक एक करके सारी डिवाइसेस स्कैन की तो टैबलेट के अंदर मुझे एक एप्लीकेशन मिली और उसका नाम है डिस्कॉर्ड। और जैसा मैंने आपसे कहा कि डिस्कॉर्ड वो एप्लीकेशन है जो आपको एनोनिमिटी देती है, और सारे टीनेज बच्चे डिस्कॉर्ड पर। ये बच्चा डिस्कॉर्ड पर एक लड़की से चैट करता था, इसको लगता था कि वो लड़की है, मुझे पता है वो क्रिमिनल ही था। उसने इसको एक लिंक भेजा कि लिंक अपने फादर के फ़ोन में इंस्टॉल कर दो, तुम्हें 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। 200 रोबक्स पॉइंट के चक्कर में उसने लिंक फादर के फ़ोन में इंस्टॉल कर दी और फिर अनइंस्टॉल भी कर दी, क्योंकि उसको दोबारा कहा गया कि 2 हफ्ते बाद फिर से करोगे इंस्टॉल तो फिर से 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपने देखा कि सिम्टम्स मिस कॉल को पकड़ने वाला अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उसके बच्चे के थ्रू कोई ऐसी गलती हो चुकी है फ़ोन में जिसके अभी कोई एविडेंस है ही नहीं। अभी तो एप्लीकेशन भी नहीं है, वो तो हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। तो सर मिस कॉल से पैसे कैसे जा रहे हैं? मिस कॉल आया था उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके। और चूंकि वो OTP मंगा रहा था, OTP आएगा फ़ोन में, डिलीवर होगा, फिर कॉपी होगा, ऐप से निकलेगा और फिर डिलीट भी होगा। ऐसे में कई बार OTP का अलर्ट दिख जाएगा। बिल्कुल सर दिख जाता है ना? फ़ोन। तो वो क्रिमिनल चाह रहा था कि वो देख ना ले कि OTP आ रहा है, ओके। वरना वो फ़ोन बंद कर सकता है या कुछ तो गड़बड़ करेगा। तो उसने उसको कॉल पे लेकर बिजी करने की कोशिश की। अब ये मीटिंग में थे तो काट रहे थे, तो बार बार कॉल किया जा रहा था, तो उसको मिस्ड कॉल आई। फाइन सर, रोब्लॉक्स के बारे में एक चीज़ और आती है, इनकी करेंसी जो है, आपने जैसे बताया कि करेंसी होती है, प्लस उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग के भी चांसेस बहुत सारे रहते हैं। कई मैंने स्टोरीज ऐसी सुनी है कि उसके थ्रू मतलब यहाँ से INR में ट्रांसफ़र करके रोब्लॉक्स पॉइंट ले लिए और फिर वहाँ से जाके कहीं और बाहर कंट्री के बाहर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग इस समय रोबक्स के थ्रू ही होती है। $5 बिलियन से ज़्यादा पैसा रोबक्स के थ्रू इंडिया से निकलता है बाहर। और भी गेमिंग करेंसीज हैं, लेकिन रोबक्स फास्टेस्ट है। आप कहीं भी जाइए, कैश में आपको रोबक्स टोकन मिल जाएंगे और टोकन आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू किसी भी कंट्री में भेज दीजिए, वहाँ इन कैश हो जाएगा। तो लोग आजकल पैसा बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करने के, हवाला करने के लिए गेमिंग करेंसी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो सर इनसे बचें कैसे? बचना क्यों? आपको पता है कि ये खतरा है तो आप मत यूज़ कीजिए। देखिए, बच्चों को बताना ज़रूरी है कि क्यों रोबक्स पॉइंट्स नहीं होना चाहिए उसके पास, या कोई भी करेंसी इस एज में सेंसिटिव हो सकती है। यदि बच्चों को उसके इम्पैक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स पता है तो वो अपने आप जिद नहीं करेंगे, सेफ रहें। आपको भी नहीं पता चूँकि, और आप उसको बता भी नहीं पा रहे हो, और उसकी क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा, इसलिए ये गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हमने समझा कि कैसे गेमिंग के जरिए भी इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं और आप कैसे बचें, वो भी अमित सर ने समझाया। अमित सर थैंक्स आज कनेक्ट करने के लिए, फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एज वेल।